शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटिमेंट से चलता है। जब कोई भी कंपनीज ग्रोथ फेज में होती है तो स्टॉक्स उसके फेयर वैल्यूएशन से भी ऊपर चला जाता है, और जब वही कंपनीज वीक फेज से गुजरती है तो स्टॉक शार्पली करेक्ट भी हो जाता है, भले ही उसका लॉन्ग टर्म बिजनेस अभी भी स्ट्रांग हो। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स उन्हीं स्टॉक को चेस करते हैं जो नया हाई बना रहे होते हैं, और जो स्टॉक्स करेक्ट हो चुका होता है उससे वो दूर रहते हैं क्योंकि सेंटिमेंट जो है वो निगेटिव होता है। लेकिन कुछ सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तभी बनती है जब अच्छी कंपनीज टेम्पोररी रूप से मुश्किल दौर से गुजर रही होती हैं। बेशक ये फर्क करना जरूरी है कि कौन सी कंपनी सिर्फ टेम्पोररी करेक्शन से गुजर रही है और कौन सी कंपनीज में जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट है। और इसका एक तरीका है कि डीआईआईज की बाइंग पैटर्न को देखना, क्योंकि डीआईआईज यूजुअली एक दो क्वार्टर्स की आगे की सोचते हैं। वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम टेम्पोररी है लेकिन कंपनीज का जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है अभी भी स्ट्रांग है। तो आज हम दो कंपनीज को देखेंगे जहां स्टॉक्स करेक्ट हुआ है लेकिन डीआईआईज अभी भी कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं और गिरावट में एक्यूमुलेट कर रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक्स क्यों गिरा है और उसके बावजूद डीआईआईज अपने स्टेक्स को क्यों बढ़ा रहे हैं। पहली कंपनी है मिसेस बेक्टर फूड। ये इंडिया की लीडिंग प्रीमियम पैकेजिंग फूड कंपनी में से एक है। ये दो की ब्रांड में कंपनी काम करती है। पहला है क्रीमिया का, जो प्रीमियम बिस्कुट, कुकीज और क्रैकर्स को सेल करते हैं। दूसरा है इंग्लिश ओएम, जो कंट्री का एक लार्जेस्ट प्रीमियम ब्रेड ब्रांड है। साथ ही ये कंपनीज मैकडी, बर्गर किंग, केएफसी और सबवे जैसी लीडिंग क्यूआर चेन को अपना बन, ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी का जो अर्निंग ग्रोथ थी वो काफी म्यूटेड रही है और स्टॉक्स अपने पीक से करीब 50% करेक्ट भी हुआ है। फिर भी डीआईआईज लास्ट 5-6 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली स्टेक्स को बढ़ा रहे हैं, 19.7% से अब 25.9% तक। तो सवाल ये है, शेयर प्राइस 15% तक गिर गया, क्या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम थी या फिर एक्सपेक्टेशन ही बहुत हाई हो गई थी? और डीआईआईज इसके बावजूद क्यों अपना स्टेक्स को बढ़ा रहे हैं? देखिए, करेक्शन के दो सबसे बड़े वजह थे। सबसे पहला था ग्रोथ स्लो डाउन हुआ था। रेवेन्यू जो 2023-24 में फास्ट पेस से ग्रो कर रहा था वो 25-26 में स्लो हो गया। मार्जिन 15% से गिर के 13% पर आ गया, क्योंकि रॉ मटेरियल जैसे कि एडिबल ऑयल और पैकेजिंग मटेरियल्स महंगे हुए हैं और साथ ही न्यू प्लांट की वजह से कॉस्ट भी बढ़ी है। दूसरी बड़ी वजह थी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, जो 2022 से 25 में मैसिव रैली बन गई थी। तो जैसे ही ग्रोथ स्लो हुआ, स्टॉक शार्पली करेक्ट भी हुआ। अब सवाल है, डीआईआईज स्टेक्स को क्यों बढ़ा रहे हैं? 15 जुलाई को खुद सुनील सिंघानिया की एबेकस इन्वेस्टिंग ने करीब 30 लाख का शेयर्स परचेज किया है। इसकी वजह है कोलकाता और महाराष्ट्र के प्लांट जो है वो ऑपरेशनल हो चुके हैं। इससे कमिंग ईयर्स में यूटिलाइजेशन और प्रॉफिट दोनों बेहतर होने चाहिए। साथ ही कंपनी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरह शिफ्ट हो रही है। ये मार्केट में कंसिस्टेंटली अपने शेयर्स को गेन कर रही है। मार्जिन शायद यहीं से बॉटम आउट हो चुका है और 50% करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस अब काफी रीजनेबल लेवल पर आ गया है। अब बात करते हैं सेकंड कंपनी की, होम फर्स्ट फाइनेंस। ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स को होम लोन प्रोवाइड करती है, वो भी लो और मिड इनकम सेगमेंट में। एवरेज टिकट साइज होता है 15 से 20 लाख के आसपास। ट्रेडिशनल बैंकिंग से अलग ये कंपनी सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स पर फोकस करती है, जो अब तक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में अंडर सर्व्ड रहा है। लास्ट 1 ईयर्स में इसका स्टॉक्स पीक से करीब 30 से 40% करेक्ट हुआ है। हालांकि लो से स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी आई है। डीआईआईज ने लास्ट 11 क्वार्टर्स में स्टेक 10% से बढ़ा के 29.8% कर दिया है और एफआईआईज ने भी कंसिस्टेंटली बाइंग की है। प्रमोटर्स ने जरूर सेलिंग की है, लेकिन याद रखिए, होम फर्स्ट का कोई भी इंडिविजुअल प्रमोटर्स नहीं है। इसका प्रमोटर्स एक पी फर्म थी जिसने ईयर्स पहले इन्वेस्ट किया था और अब प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा स्टेक डीआईआईज और एफआईआईज ने एब्सॉर्ब कर लिया है और पब्लिक की होल्डिंग कंसिस्टेंटली रिड्यूस हुई है। याद रखिए, मैं अपना रिसर्च और सोचने का तरीका आप लोग के साथ शेयर करता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। इससे कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन की तरह नहीं, बल्कि लर्निंग की तरह देखें। इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। तो सवाल है, अगर बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है तो स्टॉक्स क्यों गिरा? देखिए, एयूएम लास्ट 4 ईयर्स में करीब 3 टाइम ग्रो हुआ है
डिसबर्समेंट 170% से बढ़ा है। एसेट की क्वालिटी में हाल ही में गिरावट के बावजूद कंट्रोल में रहा है और मार्च 2026 में इंप्रूवमेंट भी दिखा है। प्रॉफिट 4 ईयर्स में 3 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ा है और आरओई 16% से स्ट्रांग बना हुआ है। तो फंडामेंटल्स में तो कोई कमी नहीं है। असली वजह सिर्फ वैल्यूएशन था जो बहुत हाई हो गया था। प्राइस टू बुक 5 इयर्स से भी ज्यादा था जो अब करेक्शन के बाद 3 इयर्स के आसपास में है। और डीआईआईज को शायद यही दिखा कि इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग की जो अपॉर्चुनिटी है अभी भी मैसिव है। हाउस ओनरशिप अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है और मैनेजमेंट ने खुद 20% प्लस का ग्रोथ एयूएम की गाइडेंस भी दिया है। तो ये करेक्शन बिजनेस की वजह से बिल्कुल नहीं है बल्कि एक एक्सपेंसिव स्टॉक्स को कूल डाउन होने की वजह से आया है। तो इन दोनों कंपनीज से एक बात तो क्लियर समझ में आती है, स्टॉक प्राइस हमेशा बिजनेस परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। कभी स्टॉक टेम्पोररी बिजनेस साइकिल की वजह से भी गिरता है तो कभी बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है लेकिन सिर्फ एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस की वजह से भी स्टॉक्स करेक्ट होता है। यही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। वो लास्ट क्वार्टर्स पे रिएक्ट नहीं करते हैं बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम टेम्पोररी है या फिर परमानेंट। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, सिर्फ डीआईआईस की बाइंग को देख के स्टॉक्स को नहीं खरीदना चाहिए। इसे अपनी रिसर्च की स्टार्टिंग पॉइंट मानिए, फाइनल डिसीजन नहीं। तो अगली बार जब कोई भी स्टॉक गिरे और आप उससे दूर भाग रहे हो तो एक बार जरूर रुकिए और देखिए कि कौन उस पर भरोसा दिखा रहा है। शायद वही आपकी अगली अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। कमेंट में बताइए इन दोनों में से कौन सी कंपनी आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी, मिसेस बेक्टर या फिर होम फर्स्ट। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक